हमने अभी तक देखा कि रूढ़ि का क्या स्थान है। मुस्लिम विधि में गौण स्रोतों में रूढ़ि का क्या स्थान है। अब रूढ़ि के बाद जो दूसरा गौण स्रोत आता है वह है न्यायिक विनिश्चय। न्यायिक विनिश्चय, न्यायिक विनिश्चय जिसमें प्रिवी काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक विनिश्चय वो विनिश्चय जो निर्धारित किए गए हैं प्रिवी काउंसिल के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालयों के द्वारा। उच्च न्यायालयों के द्वारा जो न्यायिक विनिश्चय निर्धारित किए गए हैं वो भी गौण स्रोत के तौर पर मुस्लिम विधि में आते हैं। बहुत सारे सिद्धांतों की व्याख्या जो है प्रिवी काउंसिल ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालयों ने समय समय पर मुस्लिम विधि से संबंधित की है और यही न्यायिक विनिश्चय जो है मुस्लिम विधि के आधार बन गए हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि बाद में यही निर्णय जो होते हैं वो विधिक सिद्धांतों के आधार बन जाते हैं। जो परवर्ती जो विधियां बनती हैं, जो परवर्ती न्याय होता है उसका ये आधार बन जाते हैं। जो विनिश्चय किया जाता है इनके द्वारा, जो विनिश्चय किया जाता है वह परवर्ती वाद में, बाद के वादों में दृष्टांत के तौर पर उसको दिया जाता है, दृष्टांत माना जाता है। मतलब न्यायालय ने कोई विनिश्चय किया है तो वह बाद में उसी तथ्य पर आधारित न्याय करते समय दृष्टांत के तौर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हुआ हमारा न्यायिक विनिश्चय जो कि गौण स्रोत में है। तीसरा गौण स्रोत अगर हम देखें वो विधायन है। विधायन मतलब विधायिका या संसद जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन कानूनों को गौण स्रोत के रूप में रखा गया है और वो विधायन के नाम से हम उसको जानते हैं। अब कुछ अधिनियम हम यहाँ पर देख लेते हैं जो विधायन के तहत बनाए गए हैं। जैसे मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम 1986। विधायन के तहत हम देखते हैं कि विधायिका ने समय समय पर बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखा है। मुसलमान वक्फ
मुसलमान वक्फ मान्यता वक्फ मान्यता अधिनियम, वक्त हो गया था, इसको वक्फ मान लीजिए, मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930, शरीयत अधिनियम 1937, मुसलमान विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। ये विधायन के तहत बनाए गए कुछ विधियां हैं जो विधायन के तौर पर गौण शौच के रूप में मुस्लिम विधि का आधार माने जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं चौथा जो स्रोत है गौण स्रोत, न्याय साम्य और सद्विवेक। न्याय साम्य और सद्विवेक हनफी शाखा के संस्थापक अबू हनीफा ने कहा है कि किसी विशेषवाद की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, उन्होंने क्या कहा है जरा देख लीजिए, किसी विशेषवाद की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उदार अन्वयन या विधि शास्त्रीय अधिमान के द्वारा न्यायाधीश सादृश्यता पर आधारित विधि के नियम को अपात्र कर सकता है। अबू हनीफा कहते हैं कि किसी विशेषवाद की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उदार अन्वयन या विधि शास्त्रीय अधिमान के द्वारा न्यायाधीश सादृश्यता पर आधारित विधि के नियम को अपास्त कर सकता है। मतलब यहाँ पर न्याय साम्य और सद्विवेक का जो है महत्व दिया गया है। अबू हनीफा ने अपने कथन में इस बात का उल्लेख किया है। इस प्रकार से गौण स्रोतों में हमारा ये खत्म होता है। अब जरा देख लेते हैं हम लोग कि शिया विधि में, ये सुन्नी विधि का था, शिया विधि में स्रोतों को किसको माना गया? शिया शाखा के तहत जो मुख्य स्रोत होंगे शिया शाखा के स्रोत वो है कुरान, अहदीस और इजमा। इन तीन स्रोतों को मुख्य तौर पर शिया शाखा में मुस्लिम विधि के स्रोतों के तौर पर जाना जाता है, कुरान, अहदीस और इजमा को। कयास का महत्व इसमें नहीं दिया गया है। अब अहदीस के बारे में भी शिया उसी अहदीस को प्रमाणित मानते हैं जो पैगंबर या उनके वंशज
शिया उसी अहदीस को महत्व देते हैं जिसे पैगंबर साहब ने या उनके वंशजों ने कहा हो या कि आचार के तौर पर किया हो, बाकी वो अहदीस का महत्व भी नहीं देते हैं, इसलिए इनके यहाँ अहदीस की संख्या भी कम है। इस प्रकार से हम शिया और सुन्नी दोनों विचारधाराओं के स्रोतों को देखते हैं। कुरान हम पहले ही देख चुके हैं, जो सुन्नी विधि में है वही शिया विधि में है, इजमा का भी महत्व वही है। अहादीस के लिए बस ये है कि पैगंबर और उनके वंशज ही जिस अहादीस की रचना किए हैं, जो उनका आचरण रहा है, जो उनके कथन रहे हैं, केवल उसी को शिया विधि में महत्व दिया गया है, बाकी वो शिया विधि महत्व नहीं देती है। इस प्रकार से हमारा जो स्रोतों से संबंधित ये चैप्टर था कि मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से होंगे, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। मुस्लिम विधि के अगले चैप्टर में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।